तो अब ये अगला जो वीडियो है इसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं 5वीं सदी की ओर, अजंता का जो दूसरा कालखंड है उसकी ओर। कैसे बना उस समय में। तो सबसे पहली बात कि थोड़ा सा ऐतिहासिक बात बता दें कि वो समय अलग था, काफी समय बीत चुका था, 5वीं सदी थी और उस समय में महाराज हरिसेन राज कर रहे थे। वाकाटक नरेशों का वहां पे शासन था। नर्मदा के दक्षिण की ओर और आप आंध्र तक लगभग, और जिसको बोलते हैं निचला दक्खन, वहां तक गोदावरी तक लगभग, कृष्ण और गोदावरी की जो घाटी है लगभग वहां तक उनका साम्राज्य था। यह साम्राज्य उनको विरासत में नहीं मिली थी। लेटेस्ट रिसर्च जो अभी हमने थोड़ा बहुत, वाकाटक लोगों पे भी बहुत रिसर्च पब्लिश हुआ है और हम उसमें नहीं जा सकते, वो शायद वो एक अलग प्रश्न होना चाहिए। मेरा निष्कर्ष यह है कि सम्राट हरिसेन ने एक प्रकार का साम्राज्यवाद प्रारंभ किया था। किन्हीं कारणों से, वो कारण का भी जिक्र मैं किसी अन्य वीडियो में करूंगा। उस समय में हुणों का आक्रमण हो रहा था और हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए गुप्त लोग सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा, ऐसा एक मैं शब्द बोलता हूँ, मिनी नाटो, सम काइंड ऑफ प्रिमिटिव नाटो और एलिमेंट्री नाटो काइंड ऑफ एक एलियंस बना था सारे राजाओं का। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के सारे राजा इकट्ठे हो गए थे एक साथ और उन्होंने एक मिलिट्री एलियंस क्रिएट किया था, जिसको मैं, दूसरा कोई शब्द नहीं होने के कारण मैं उनको ग्वाप्ट बोलता हूँ। गुप्ता, वाकाटक, औलिकर, परिव्राजक और त्रैकूटक, ये सारे लोगों ने मिलकर के एक अपना एक मिलिट्री एलियंस क्रिएट किया था हुणों को रोकने के लिए, क्योंकि गुप्त लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी उनको रोकने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक राजनीतिक परिवेश है, इसको भी थोड़ा सा जहन में रखना बहुत जरूरी है। और इस कारण से गुप्त लोग भी चाहते थे कि नर्मदा के दक्षिण में जितने राजा हैं और नर्मदा के इमीडिएटली उत्तर में, और इनफैक्ट विंध्याचल के आसपास जितना भी जंगल है, आपको अमरकंटक से लेकर के और भरूच तक, उन सभी को, वो जंगल का इलाका था, छत्तीसगढ़ का इलाका था और मध्य प्रदेश का भी वो ट्राइबल इलाका था, उसमें जो जितने भी राजा थे और मालवा तक जो औलिकर लोग राज कर रहे थे, इन सब लोग को साथ में होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अकेला गुप्त लोग उनको नहीं रोक पा रहे थे। तो वो एलियंस कुछ इतना पावरफुल बना, इतना सशक्त बना, इतना सक्सेसफुल काम किया कि हुण के शुरू के आरंभ के 1-2 आक्रमणों को उन्होंने रोका। हालांकि 1-2 राजा की जान गई, कई राजाओं की जान भी गई, लेकिन फिर भी उनको खदेड़ देने में ये लोग सक्षम हो गए थे। तो इससे अभी ऐसा हो गया था कि अभी ये वापस नहीं आएंगे, और ऐसा लगा कि नहीं, अभी चारों तरफ बहुत शांति है। और सच में सिचुएशन कुछ ऐसा था कि सब जगह उत्पात मचा हुआ था। और मैं एक ऐसा शब्द यूज करता हूँ, यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया, ये दोनों का एक अच्छा खासा भूभाग जो है वो हुणों से, हंस से परेशान था। वो आक्रमण कर रहे थे सब जगह, वो रोमन एम्पायर पे आक्रमण कर रहे थे, चीन पे आक्रमण कर रहे थे, और ईरान में जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे जो सैसानियन एम्पायर था उस पर आक्रमण कर रहे थे, और कोई भी उनको रोक पाने में सक्षम नहीं था। और यहाँ पे आकर के फिर पूर्व में आकर के वो गुप्त पे आक्रमण कर रहे थे। अब ऐसे खतरनाक आक्रमणकारियों को जब रोक दिया ग्वाप्ट ने, उनके 2 बार रोक दिया, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा भूभाग है, इस भूभाग में शांति थी कंपेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। ये एक बहुत ही स्पेशल जगह थी।
तो एक तरह का एक ऐसी फीलिंग थी, और बौद्ध लोग भी बड़े पलायन कर रहे थे यहाँ वहाँ से, सब जगह भाग करके। गांधार का विध्वंस हो रहा था, नष्ट हो रहा था, बुद्धिस्ट लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, वो लोग इधर आते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत ही स्पेशल जगह थे, और अपना जो प्रोजेक्ट था एक इम्पीरियलिज्म प्रोजेक्ट, जो सारे लोग चाहते थे इकट्ठा हो जाओ जी, ये सारे लोग चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये जो हरिसेन को किसी प्रकार के रक्तपात की आवश्यकता पड़ी होगी। ये प्रकार का एक स्ट्रैटेजिक एलियंस था, वही सबसे बड़ा कम से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली, जियोलॉजिकली, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से आप देखिए तो हुन को रोकने के लिए जो है ना, नर्मदा के पास गुजरात से अगर वो आएंगे मान लीजिए, तो ये उनको रोकने के लिए जो है ना, ये सबसे पहले इनके ये अवस्थित थे, आप नर्मदा के दक्षिण में अवस्थित थे दोनों, तो इनको ही आगे आना पड़ता था, इसलिए ये एक डिसीजन था कि वो आए। तो ये हरिसेन के समय में कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो बौद्ध लोग, देखिए अब रेफ्यूजी लोग कहीं भी जाए, किसी भी सिचुएशन में, मंदिर तो सबको चाहिए, मस्जिद सबको चाहिए, चर्च सबको चाहिए, धार्मिक भवन बनाने पड़ते हैं, और वो चाहे जैसा भी स्थिति हो, और खास करके विपरीत परिस्थिति में हम भगवान को याद करते हैं, अपने यीशु को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। विपरीत परिस्थिति में तो मंदिर मस्जिद की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम अटकल ही लगा सकते हैं कि वो कारण क्या था, लेकिन फैक्ट तो ये है कि हरिसेन के साम्राज्य में, उसका जो बृहद साम्राज्य बन गया, जब वो एक इम्पीरियल हो गया और बाकी राजा उसके अंदर आ गए, अब वो महाराज था और बाकी सब राजा ही थे, अलग अलग किंगडम उसके छत्र छाया में आ गए इस एलियंस के दौरान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके साम्राज्य में एक नहीं, लगभग 24, मैंने एक लिस्ट बनाई है, रॉकेट मॉन्यूमेंट्स, रॉकेट साइट्स जो है उस टाइम पे चालू हुए, और ये केवल अजंता नहीं था, और जोर शोर से काम चालू हुआ, और सब जगह पे भवन निर्माण, एक अचानक एक भवन निर्माण, बुद्धिस्ट भवन निर्माण का कार्यक्रम चलना चालू हो गया अलग अलग जगह पर, और अजंता उसका एक भाग था। तो लगभग 460 ईस्वी के आसपास, ऐसा मुझे लगता है, भवन निर्माण का कार्य दोबारा अजंता में प्रारंभ हुआ, और जब बनना प्रारंभ हुआ तो एक साथ बहुत से भवन बनाने के लिए लोग आगे आ गए, दानकर्ता आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, और इस तरह से वो भवन निर्माण एक साथ में चलना चालू हुआ। तो जब वो भवन निर्माण जब बनना चालू हुआ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे एक रिसर्च से निकल के आई है कि वो किस प्रकार का भवन बनाए। आज जो ऐसा भवन हम वहाँ देखते हैं, आज जिस प्रकार का मंदिर हमें देखने को मिलता है, वह नहीं था प्लान, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट वो नहीं था, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट कुछ और था। ओरिजिनल ब्लूप्रिंट वही था जो श्रावक यान काल में पहले प्रथम खंड में 300 साल पहले जब हाइएटस जब था, कल एक वीडियो में मैंने बताया कि वो बीच में एक हाइएटस आ गया था, लगभग 200, 250, 300 साल का गैप आ गया था। ये खास करके ये जो भूभाग है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे सारे वीडियो के अंदर में इस पूरा, क्योंकि पैन इंडिया नाम की चीज़ नहीं है, मैं पैन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, नालंदा, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल बात कर रहा हूँ मध्य भारत और दक्षिण का पठार और पश्चिम भारत। ये एक ऐसा भूभाग था जहाँ पे श्रावक यानिश थे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 465 ईस्वी के पहले कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, कम से कम दक्षिण में नहीं बना था, और न ही वेस्टर्न इंडिया में बना था, किसी भी केव में नहीं बना था। एक दो अपवाद मिलता है, कन्हेरी में मूर्ति बनाई गई थी पहले, लेकिन वह भी एक यवन बैक्टीरिया से आया था, नाम आता है यवन, वो दान करता था, उसने बनाया था। एक बुद्ध और एक बोधिसत्व की प्रतिमा शायद वहाँ मिलती है, मुझे जहन में ठीक से नहीं आ रहा है। वे एक अपवाद मात्र है, और दूसरा कोई अपवाद हमारे जहन में तो नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा अजंता बनने से लगभग 5-8 साल
साल पहले सांची में और विदिशा एरिया में और गुजरात में जो वडनगर है वहाँ पे और तरंगा नाम का जो जगह है वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, और देवनी मोरी भी नाम का जगह है वहाँ पे भी मूर्तियाँ मिलनी प्रारंभ हो जाती है। उन मूर्तियों की जो डेट है, उनकी जो तारीख है, वो ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं जिससे उसकी डेट पता चल जाए। इसके लिए जो ऑथर्स ने ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद वो 4th सेंचुरी का रहा होगा, चौथी शताब्दी या 5वीं शताब्दी ऐसा बोलते हैं। मैं उनसे थोड़ा मेरा वैचारिक मतभेद है। मुझे ऐसा लगता है कि वह सब जो मूर्ति बननी प्रारंभ हुई वो सबसे प्रथम जो हुनिक अटैक के कारण जो विस्थापन हुआ था सिंध से और गांधार से जो विस्थापन हुआ था, वो लगभग 451 ईस्वी के आसपास में ये सारी मूर्तियां जो है वहाँ से हस्तांतरित होकर के, ट्रैफिक होकर के, यातायात में कर्मा के साथ में, लोगों के साथ में वो आई है। और ऐसा भी प्रमाण है तरंगा में और वडनगर में कि वो मूर्ति बाहर से लाई गई थी, वहाँ पे वो बनाई नहीं गई थी। वो लोग मूर्ति उपासक नहीं थे, लेकिन जब रेफ्यूजी आते हैं तो उनको तो आपस में कोई दुश्मनी तो थी नहीं। बुद्धिज़्म में ऐसा कभी नहीं रहा कि वो एक दो पंथ आपस में लड़ाई मारपीट, ऐसा बहुत से धर्मों में मिलता है कि दो पंथ आपस में ही रक्तपात करते हैं। बुद्धिज़्म में पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संघर्ष बुद्धिज़्म में नहीं था, क्योंकि बुद्धिज़्म के केंद्र में अहिंसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हमको अगर आर्किटेक्चर समझना है तो थोड़ा बहुत ये समझना ज़रूरी होगा। मैं आपको ये इंसिस्ट करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अजंता में जब बनना चालू हुआ भवन, तो वो पुराने ही स्टाइल पे बन रहा था जो वो शुरू से बनाते आए थे। प्री क्रिश्चियन एरा से जब बना रहे थे, वो जब वो सातवाहन काल से बना रहे थे, तब से उस टाइम से ही जो बना रहे थे, यानी मंदिर बनेगा, चैत्य होगा सामने में, और वॉल्ट होगा जी, उसमें सीलिंग होगा, और उसमें वो अर्धगोलाकार जो उसका वो होगा जी। ये मंदिर बनाने की परंपरा थी। ये मंदिर पूजा के लिए, क्योंकि वो स्तूप वहाँ पे लगाना है, उसकी स्तूप की पूजा होनी है, उसके लिए उसकी भवन, मंदिर और मस्जिद और चर्च तो हमेशा से स्पेशल, और गुरुद्वारे हमेशा से स्पेशल। कोई भी धार्मिक भवन अन्य भवनों से अलग प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि वो गॉड होते हैं उसमें, भगवान होते हैं उसमें। इसके लिए सारा समुदाय उसको एक विशेष प्रकार से बनाता है, और हमारे रहने के लिए उस प्रकार के भवन की आवश्यकता नहीं है। तो सारे आर्किटेक्चर आप फंक्शन, यानी कौन से प्रयोजन के लिए, वो प्रयोजन ही वास्तु के केंद्र में है। आज भी हम बेडरूम बनाते हैं तो वो अलग तरीके का बनता है, क्योंकि उसका प्रयोग क्या है। बाथरूम बनाते हैं वो अलग प्रकार से बनता है, क्योंकि उसका प्रयोग अलग है। किचन बनाते हैं तो वो अलग प्रकार से बनता है, क्योंकि उसका प्रयोग अलग है। और सभागार या गेस्ट रूम बनाते हैं तो उसका एक अलग है। अगर वो मॉल बनाते हैं तो अलग है। तो इट इज द फंक्शन विच डिक्टेट्स द फॉर्म एंड शेप ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर के मूल में है, चाहे वो ट्राइबल आर्किटेक्चर हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, मॉडर्न हो, एंशिएंट हो। इसके बाद आती है उसकी शैली, या उसमें सजावट, उसमें कुछ रचनात्मक रूप से आपको कुछ अलग से करना है, लेकिन फंक्शन के बिना नहीं बन सकता कोई भी बिल्डिंग। फंक्शन ही सबसे केंद्र में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5th सेंचुरी में ये आर्किटेक्चर जब बनना चालू हुआ, तो फंक्शन ही उस समय में भी केंद्र में था। जो मेरे एक स्टडी के मुताबिक ऐसा लगता है कि 5th सेंचुरी में केवल 2 ही मंदिर बनाने की योजना थी। आज आप जाएंगे वहां पर अजंता में इतने मंदिर मिलते हैं, वो सारे मंदिर बनाने की योजना नहीं थी, केवल 2 ही मंदिर बनाने की योजना थी। और लगभग 17 विश्रामालय बनाने की योजना थी, यानी भिक्षुओं के रहने के लिए मंडप थे, हॉल थे, और उसमें प्रकोष्ठ बने हुए थे। बस उतना ही बनाने की योजना थी। और वो मंडप, वो हॉल, और उसमें जो सेल्स बने हैं, यानी प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जो रहने के लिए बना रहे थे, जिसका छत समतल था, उसको वॉल्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसमें एप्साइडल होने की, अर्धगोलाकार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
आवश्यकता नहीं थी तो नहीं बनाया गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि समतल छत वाले भवन और वॉल्ट वाले भवन, इन दोनों में मुख्य एक ही चीज है कि वॉल्ट बनाए जाते थे हमेशा केवल वहां पे जब वह मंदिर हुआ करता था तो, और एप्साइडल बनाएंगे केवल जब वहां पे मंदिर होगा, और जब रहने के लिए बनाना है तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अभी तक जितना भी इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा गया है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में लिखा गया है, उसमें अन्य सारी चीजें बता दी गई है, लेकिन इस दृष्टिकोण से कि जो लोग बनाते थे उनका किस प्रकार से वो फंक्शन में इस्तेमाल करते थे, इसको वो कहीं ना कहीं वो हाशिए पे रह गया। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जो है ना उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5th सेंचुरी में जब वो बनाना प्रारंभ किए तो उस समय में वो लगभग 15-17 बिल्डिंग जो है वो रहने के लिए बना रहे थे। वो मंदिर नहीं होने वाला था, उसमें पेंटिंग नहीं होने वाली थी, उसमें कोई भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं डालने वाले थे, उसमें कोई भी स्तूप नहीं डालने वाले थे। उस पूजा के प्रयोग के, आराधना के प्रयोग के लिए वह 15-17 भवनों का इस्तेमाल नहीं होने वाला था, केवल 2 ही बना रहे थे, और उस 2 का नाम है केव नंबर 19 और केव नंबर 26। तो ये हो गया कि अजंता में शुरू में क्या ग्राउंड प्लान जो बोलते हैं ना, भू संयोजना, यानी ग्राउंड प्लान कैसा था, उनकी प्लानिंग कैसी थी। बिना प्लानिंग के वो कुछ नहीं होता था। इतना सुंदर आर्किटेक्चर, इतना परफेक्ट आर्किटेक्चर, इतना वंडरफुल आर्किटेक्चर बिना प्लानिंग के ऐसे नहीं बन जाता। आर्किटेक्चर ऐसे नहीं बन जाता, आपको निर्माण करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये शुरू हुआ, और आने वाले वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे परिवर्तन हुआ इसमें, वो परिवर्तन क्या था, वो परिवर्तन क्यों हुआ, इस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा। और जानबूझकर के इस वीडियो में वो बातें बता रहा हूँ जो शायद आपको अधिकतर ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये नई खोज है जिसमें कई बातें जानबूझ करके मैं बहुत से ऐसे तथ्य नहीं डाल रहा हूँ जो क्लिष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। आपको अगर डीपली अगर जानना इस बारे में तो मेरे पब्लिकेशंस हैं, शोध पत्र हैं, किताब हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें कई चीज़ें हमने पीयर रिव्यूड है, उसको एग्जामिन किया गया, स्क्रूटनी की गई है, अच्छे बड़े जर्नल में मैंने प्रकाशित किया है, खास करके इसके लिए क्योंकि ये सारे चीज़ों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू होनी चाहिए, उसके बाद ही छपनी चाहिए, ताकि ये प्रदूषित ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो यह वीडियो मैं यहाँ पे अभी रोकता हूँ।